नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम नीड्स में। आज हम रीट, एमपी टेट, यूपी टेट और सभी टेट एग्ज़ामों के लिए सीटीपी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपका स्कोर कितना जाता है। तो कृपया आप अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा का विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ऑप्शन है आपका अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तीसरा है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। या चौथा, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते हैं। इनमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएं जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया है। इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पर, देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है आपका युवा बिंदी बिंदी के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दूसरा है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीसरा है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और चौथा है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कृपया बताएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया है। इसके लिए आपका राइट आंसर होगा, यह समय बिताने का सुखद तरीका है, युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका निगेटिव है, देख लीजिए के अलावा है, इसलिए यहाँ पर समय बिताने का एक सुखद तरीका है जो कि एक निगेटिव है। बाकी ये पॉजिटिव आपको मिल रहा है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। बिल्कुल खेल से ऐसा होता है, वे नए कौशल हासिल करने और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन अब देखते हैं क्या है। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये यहाँ पर है आपका निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मिलान के लिए दिया गया है ऑप्शन। यहाँ पर आपको पहला है समीप दूराभिमुख दिशा, फिर इसके बाद विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। दूसरा है सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम। फिर अंतर व्यक्ति भिन्नता, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। और फिर चौथा है डी ऑप्शन, अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं जिसमें शरीर के केंद्र से बाहर की ओर या शरीर से जटिल की ओर। यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है। तो देखिए हम लोग इसके लिए सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आपका मिल रहा है समीप दूराभिमुख दिशा। तो समीप दूराभिमुख दिशा तो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, समीप दूराभिमुख मतलब दूर, तो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर हो जाएगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो देखिए चौथा कौन सा है इसमें, देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है ये ऑप्शन में ही, जो कि पहले का चौथा दिया हुआ है, शरीर के केंद्र के बाहर की ओर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बी का दूसरा है, देखते हैं क्या है बी का दूसरा, सिर पदाभिमुख दिशा। तो क्या हो जाएगा दूसरा, सिर से पैर का क्रम। इसके बाद देखिए तीसरा सी का पहला दिया हुआ है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, तो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और इसके बाद अंतरावैयक्तिक विभिन्नताओं में क्या होता है, देखिए डी का तीसरा दिया हुआ है, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन एक। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या सही आंसर है। पहला, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। दूसरा, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। तीसरा, वह अत्यधिक संवेदनशील है। या चौथा, वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो यहाँ पर चौथे का ऑप्शन, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है,
क्या हो जाएगा, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। चलिए देखते हैं पाँचवा, यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बिंदी बिंदी के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। तो कौन सा है विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल? पहला वुडवर्थ, दूसरा गैरेट, तीसरा हालैंड और चौथा थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वुडवर्थ ने कहा है। क्या कहा वुडवर्थ ने? कि बालक का विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है। बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। किसने कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा, है ना। तो इसके बाद अब देखते हैं छठवां, क्या छठवें में क्या है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों का होता है, बी प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, सी प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या डी प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा बताएं। जी हाँ, इनमें क्या हो जाएगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। देखिए सीटीपी में हमेशा बच्चों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न में। सातवां है, बच्चों के भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसने 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, एरिकसन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होगा, बताएं जल्दी कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, पियाजे द्वारा। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, इन्होंने ही कुल मिला के 4 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया है। जी, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। 8वां ऑप्शन है आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। सी बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। और डी निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। देखिए यहाँ पर अनुभव जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है, क्या करना है, उनकी आवाज़ों को प्रमुखता दिया जाना, बच्चों को ही प्रमुखता दिया जाना, यही बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है। ठीक है ना, बच्चों को हमेशा ध्यान में रखे जाना। इसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न है, क्या है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत की एक रूप है। ठीक है ना, तो स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए बताइए जल्दी। जी हाँ, व्यवहारिक बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत में एक रूप है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप। देखिए व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सी सामाजिक राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जी हाँ, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, विद्यार्थी के स्वतंत्र रूप से चिंतित करने तथा शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या है, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। दूसरा है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। सी है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। और चौथा है छोटी छोटी कठिनाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, अपने अधिगम का किस प्रकार से अनुवीक्षण करें। कब? विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतित करने तथा प्रभावी शिक्षण बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है।
तो क्या है, शिक्षार्थियों को सीखना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। जी हाँ, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोली, ठीक है ना, विद्यालय यात्रा में जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 12। पहला, यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, लिंग समरूपता, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, या लड़की के लिए की गई गलत पहचान। तो इसमें 12 का ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल लड़कियों तथा लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि वो क्या कह रही हैं कि तुम लड़कियों के जैसे व्यवहार क्यों करते हो या फिर लड़कों जैसे व्यवहार क्यों करते हो। तो यहाँ पर लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ इंडिकेट किया गया है। आगे चलते हैं। एक शिक्षिका अपने कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, ठीक है ना, विविधता को संबोधित कर सकती है जब वह भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या मानक निर्देशन देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारण करके। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले आप पॉजिटिव वर्ड या पॉजिटिव की पकड़िए, देखते हैं। भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, देखिए महत्व देना एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप प्रयोग करके। अब यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में, तो ये भी सही है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके अलग अलग प्रकार के शैलियों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, भी पॉजिटिव है। फिर मानक निर्देशन देकर और निष्पादन है सर्वमान्य मानदंड निर्धारण करके। अब देखिए मानदंड निर्धारित करना किसके लिए? निष्पादन है। तो ये इतना सही नहीं होगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन है तो ए, बी और सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। पहले में है ए बी सी डी दोनों, या ए बी डी या फिर बी सी डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, ठीक है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले यंत्र वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। तो अपना उत्तर बताएं। उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है तो विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारण करना, ये क्या है? फिर मिश्रित कक्षा का क्या नहीं है? कार्य नहीं है, क्योंकि ये कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। अवलोकन करना बिल्कुल है, परियोजना बिल्कुल है, खुले अंत प्रश्न, ठीक है, खुले अंत प्रश्न जिसमें बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन योग्यता को अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 15 में। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों को संबंध रखता है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, इसके बारे में क्या है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान या अपसारी। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत। तो यहाँ पर आपका जो समस्या समाधान तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसके बाद मुक्त अंत की बात ही नहीं है यहाँ पर। अपसारी भी नहीं है, क्योंकि अपसारी का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को के बारे में अगर डिफाइन करके और उसका संक्षेप में किसी बारे में बताएं तो उसके बारे में होता है। यहाँ पर विश्लेषणात्मक हो सकता है, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं हम। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए संक्रिय रूप से हतोत्साहित, ये क्या है, निगेटिव पॉइंट है, काट दीजिए। कभी कभी भी निगेटिव पॉइंट है, इसको भी काट दीजिए। प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करेंगे तो बच्चा जानेगा कैसा, है कि नहीं, कैसे। फिर सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक है, कक्षा में या फिर बाहर कहीं भी या खासकर समावेशी कक्षा में तो सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे क्या करते हैं, देखिए अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, कभी भी नहीं सीख सकते। ये अधिगम के कुछ बच्चों में संघर्ष करते हैं। देखिए कभी नहीं सीख सकते, ऐसा बच्चों के बारे में कहना बिल्कुल ही गलत होगा। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है। जब सक्रिय है और तो बुद्धिलब्धि कम है तो ये भी निगेटिव पॉइंट हो गया। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होंगे, किसी न किसी चीज़ों में कमज़ोर भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं, तो संघर्ष करना एक पॉजिटिव है, संघर्ष करना क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों, अपसारी मतलब जिसके बहुत सारे उत्तर हों या बहुत जिसके बारे में बहुत से अधिक बच्चा बता पाए, कि मतलब किसी के बारे में ज़्यादा बात कर पाए, किसी एक पॉइंट के बारे में उसके 2 या 3 4 5 प्रकार की चीज़ों को बता पाए, उसे एक चीज़ों के बारे में, उसको बोलते हैं अपसारी। तो समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। क्षतिग्रस्त बच्चों की बिल्कुल नहीं है, क्षतिग्रस्त बच्चा एक निगेटिव पॉइंट है। सृजनात्मक बच्चों की, तो यहाँ पर देखिए सृजनात्मक बच्चे को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिगम अशक्त वाले बच्चों की। अब देखिए अधिगम अशक्त आ गया है, हमारा निगेटिव पॉइंट है। अहम केंद्रित बच्चों की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है कि नहीं, अहम केंद्रित बच्चों की बात ही नहीं, क्योंकि वो अहम केंद्रित मतलब खुद से बात करना ऐसा कुछ। तो यहाँ पर देखिए सृजनात्मकता मतलब जिसका हर सभी जगह पर क्या हो, क्षेत्र विस्तारित हो, मतलब जैसे किसी के बारे में अगर बात करनी है, ये किसी एक प्रश्न के बारे में, तो उसका 2 या 3 या अधिक से ज़्यादा उत्तर दे पाए। तो यहाँ पर अपसारी की बात की गई थी, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सृजनात्मक बच्चों की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। अब देखिए पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी, तो गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल या सिरिल बर्ट। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि देखिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी, तो इसके बारे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिरिल बर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार में ही हम आपको बता दिया, कंफ्यूज नहीं किए हैं, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। अब देखिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर अब देखिए यहाँ पर नहीं जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे नहीं बोला है, तो ये हो सकता है, ये अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में चर्चा करना एक पॉजिटिव की है, ठीक है ना। फिर बी ऑप्शन क्या है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। अब देखिए यहाँ पर ईमानदारी की बात की जा रही है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर सोच विचार परीक्षण, विभिन्न उत्तर शब्दावली का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो यह ज़्यादा अच्छी बात है। फिर देखिए अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये देखिए निगेटिव वर्ड है, हमसे यही पूछा था कि नहीं है, तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा, जी हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिसरण उत्तर वाले मतलब अगर बच्चे से पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है बेटा, तो वह बता देगा राम श्याम मोहन कुछ भी, मतलब जिसका
एक जो आंसर है वो जैसे मान लीजिए किसी के बारे में बात करें जिसका कोई एक ही उत्तर हो, कंफर्म हो कि जैसे हम लोग कहाँ रह रहे हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, तो स्थल मंडल में रह रहे हैं, जिसका कोई एक ही उत्तर हो उसको बोलते हैं अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न। और अपसरण या अपसारी क्या होता है, जिसके बहुत सारे आंसर हो। तो देखिए अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट आंसर में देखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी पकड़िएगा, सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, केवल यहाँ पर ऑप्शन जो है क्या है, निगेटिव है, क्योंकि केवल कक्षा में सीखते हैं ये नहीं हो सकता। बच्चे तो हर जगह सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं तो ये, लेकिन सीखने की प्रक्रिया तो हमेशा चलती ही रहती है। ठीक है ना। तो बच्चे अनेक प्रकार सीखते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपका नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन एक आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका। बाईसवां है, बाईसवां क्या है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। अब देखिए किंडरगार्टन इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, ठीक है ना। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक आपके कौन हैं। यहाँ पर बहुत लोग मॉन्टेसरी लगा देते हैं, लेकिन मॉन्टेसरी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, फ्रोबेल। क्या हो जाएगा, फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रोबेल हो जाएगा। ठीक है ना, किंडरगार्टन फ्रोबेल, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रोबेल है। फिर इसके बाद देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। ठीक है ना, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों का बुद्धिमान स्तर निम्न है। देखिए बुद्धि स्तर निम्न है, किसी बच्चे को इस तरह से हम कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। तो यहाँ पर क्या है, गलत है। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। अब देखिए रुचि नहीं है, ये क्या बात हुई, अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब अध्यापक में कमी है या क्लास उसको सही उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं शिक्षा के, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, ये क्या बात हुई, नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था, उसकी कमियों को हमें निदानात्मक रूप से दूर करना चाहिए। फिर देखते हैं डी ऑप्शन क्या है, बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव की है। क्योंकि कोई अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो इस सिस्टम फेल हो रहा है, अध्यापक फेल हो रहा है, तो उस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए और ऑप्शन डी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में उपयुक्त है। अब सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो देखते हैं, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को का अनुकरण करना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वो गलतियाँ ना दोहराएं, ताकि गलतियाँ ना दोहराएं। देखिए नेगेटिव पॉइंट है, बच्चे गलतियाँ करते हैं उनके क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। या चौथा है, बच्चों की गलतियों में खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वह किस प्रकार सोचते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अगर हम देखना चाहें तो कौन सा सही होगा, इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ठीक है ना, गंभीरता से ले जाना चाहिए तथा उन्हें कठोर दंड, बिल्कुल गलत। बच्चे गलतियाँ करते हैं क्योंकि उन्हें विचार करने की क्षमता नहीं होती, विचार करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे उनकी बुद्धि लब्धि कुछ भी हो, लेकिन वो विचार कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद देखते हैं, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। पूरा पूरा बच्चों जब अनुकरण ही कर लेगा बच्चे शिक्षक का, तो फिर वो अपने से क्या सीखेगा। इसलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती हैं।
क्या खिड़कियों के समान होती हैं, और यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। देखिए, गलतियां करना भी एक अधिगम है, जैसा कि हम लोग सीजीपी में पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर खिड़कियों के समान उसकी तुलना की गई है, इसलिए पॉजिटिव है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका 25वां। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को बिंदी बिंदी में सहायता की आवश्यकता है। तो देखिए, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो यहाँ पर 25वां का आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक क्षेत्र। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, आक्रामक व्यवहार करता है और उस मानदंडों को नहीं मानता। तो स्कूल के मानदंडों को नहीं मानता क्योंकि उसके भाव को कहीं ना कहीं समर्थता नहीं मिलती। तो उसको भावात्मक रूप से क्या करना चाहिए? सहायता करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, आपका 26वां है। 26वां के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेरणा और अधिगम के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पर सही पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कार का उपयोग करने से प्रेरित हो। अब देखिए, बाहरी पुरस्कार यहाँ पर निगेटिव है। पुरस्कार के बारे में अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। इसके बारे में विचार करेंगे। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। अब देखिए, यहाँ पर बाहरी कारणों से प्रेरित हो यह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बाहरी कारणों से तो सिर्फ हम ग्रेड पाने के लिए या परसेंटेज बनाने के लिए पढ़ते हैं कि हम ऐसा हो जाए तो लोग हमें ऐसा करें, या फिर हमारा परसेंटेज आ जाए, ऐसा करें तो हमें ऐसा लाभ प्राप्त हो। लेकिन जो बच्चा आंतरिक रूप से सीखना चाहता है, जो भीतरी प्रेरणा के द्वारा सीखना चाहता है, उसकी एक अंतर्निहित इच्छा होती है कि हमारे अंदर उत्तेजना है या पढ़ने की एक अभिलाषा है। तो ये आंतरिक रूप से कि हम पढ़ेंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज के लिए, कोई परसेंटेज के लिए नहीं। तो वो हमारे अंदर की अंतर्निहित भावना है और ऐसे ही होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो देखिए, सीखी हुई बातों को पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कल्पना, स्मृति, ध्यान या विस्मृति। तो यहाँ पर देखिए, पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। आप लगभग सभी लोग जानते ही हैं, और आप लोग वैसे भी अच्छे हैं, सब पढ़ाई में ध्यान दिए हुए हैं, सब बन रहा है, अच्छा है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोरावस्था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवधि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। तो देखिए, संक्रमण की पहल करती है तो क्या कौन सी करती है? किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद पूर्व क्रियात्मक अवधि दिया है और बाल्यावस्था की समाप्ति। तो यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था की समाप्ति भी हो सकता था, लेकिन वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में जानकर निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? देखिए, विकासात्मक गुणात्मक चरण में होता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान और निर्माण का उपयोग करते हैं, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान और निर्माण का उपयोग करते हैं। विकासात्मक यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तो पॉजिटिव कीवर्ड हो गया। इसके बाद बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान और निर्माण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये भी हम निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान निर्माण करते हैं, विकास गुणात्मक। देखिए, यहाँ पर सभी ऑप्शन लगभग सही लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको ठीक तरह से सोचें तो देखिए, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पॉइंट जो है। तो देखिए, अधिगम निरंतर होता है बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन एक स्थिति आने के बाद जो अधिगम
है वो धीरे होने लगता है। और यहाँ तक कि जब बच्चा या फिर हम बहुत ज़्यादा सीख चुके होते हैं तो अधिगम बहुत ही कम होता है। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा है। विशेष जातियों समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर योग्यता नहीं होती, ऐसा कैसे कह सकते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये भी कहना सही नहीं है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता कि उनके लिए सार्थक हो, ये भी नहीं कह सकते। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय संस्था प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो देख लेते हैं, लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं इसको। विशेष जातीय समुदाय से संबंधित व्यक्ति असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन था कथन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही है, सही ढूंढना है, ठीक है ना। तो विशेष जातीय समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, ऐसे नहीं कह सकते हैं हम, योग्यता नहीं होती। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये थोड़ा पॉजिटिव है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं दिया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद देखते हैं विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो विद्यार्थी अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता, ये भी हम सही कह सकते हैं। इसलिए हमारा शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जिनके सार्थक को, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं देते, पुरस्कार देना गलत है, इसलिए आपका सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा और ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 30 प्रश्न थे CDP के, जो कि हमने 30 के 30 के बारे में आपके साथ चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, उनके लिए कुछ मदद मिल सके। और अगली बार आप बताइए कि कौन सी वीडियो लेके आएँ या किस टॉपिक के बारे में, तो हम लेके आएंगे। धन्यवाद।